नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत कश्यप। स्वागत करते हैं हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। ठीक है, निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। ये ध्वनि कैसे भ्रमण करती है, मतलब कैसे गमन करती है, उसके बारे में क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति से। ठीक है, विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति से, विभिन्न माध्यमों में एक ही गति से। ठीक है, विभिन्न माध्यमों में एक ही गति से, या लकड़ी में 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है। और लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, एक ही माध्यम में भिन्न गति से। तो भाई जैसा ही आपने पहले थ्योरी वाले पॉइंट में आपने देखा था कि उसमें क्या था, ध्वनि अलग अलग माध्यम में अलग अलग गति से गमन करती है। ठीक है, जैसे कि ठोस में अलग गति करेगी, द्रव में अलग गति करेगी, गैसों में अलग गति करेगी। ये कैसे होता है भाई, देखिए ठोस क्या है आपका, ठोस क्या है, छोटे छोटे जो ठोस में कण होते हैं ना, जिनसे मिल के ये पदार्थ बनते हैं, समझ में आ गया। वो ठोस के जो जितने भी कण हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा चिपके हुए रहते हैं और अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। किसी भी पदार्थ में अधिक मात्रा में क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। ठीक है, ये किसकी बात हो गई भाई, ठोस की। अब द्रव कैसा रहता है, द्रव में जो द्रव जो पदार्थ है उसमें जो पदार्थ के कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं। समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं गैस को। गैस में जो गैस जो पदार्थ होता है उसमें जो पदार्थ के कण है वो द्रव की अपेक्षा कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ठोस में ज़्यादा पदार्थ के कण मौजूद होंगे, द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होगा और गैसों में द्रव की अपेक्षा कम होगा। तो भाई इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे हमको यही समझ में आता है कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का जो भ्रमण है वो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न रहती है। समझ में आ गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में आ गया, विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न गति से ध्वनि क्या है, भ्रमण करेगी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें बोला गया है 25 अंश सेंटीग्रेड में विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पिछले और जो थ्योरी पॉइंट हमने कवर किए थे उसमें हमने आपको ध्वनि के जो टेबल हैं उसके रिलेटेड जितने भी ठोस में, द्रव में या गैस में जो ध्वनि की चाल है वो सब हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि 25 अंश सेंटीग्रेड में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, उसमें कथन दो जो दिया गया है उसमें से कथन पहला है स्टील में ध्वनि की गति 59-60 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और दूसरा कथन क्या है, निकिल में ध्वनि की गति 62-40 मीटर पर सेकेंड है। देखिएगा स्टील में कितना दिया गया है, स्टील में ये दिया है 59-60। ठीक है, और 59-60 क्या दिया गया है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो भाई ये तो ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई ध्वनि की जो गति है वो मीटर पर सेकेंड में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लग गया है आपका, सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में क्या किया गया है, निकिल में ध्वनि की गति 62-40 मीटर पर सेकंड होती है। तो भाई टेबल से हमने याद किया है कि निकिल में ध्वनि की गति कितनी होती है, निकिल में ध्वनि की गति होती है आपकी 60-40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है आपका 62-40 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। तो ये पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ ऑप्शन क्या आएगा, ना तो ए और ना ही बी सही है। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकेंड की गति से यात्रा करती है। ठीक है, यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, तरंग की आवृत्ति पूछा है भाई, तो आवृत्ति निकालना है हमको। समझ में आ गया। और दिया क्या गया है, एक दिया है आपका वेग या फिर चाल दिया गया है, कितना दिया है, 339 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या दिया गया है, इसमें तरंग दैर्घ्य दिया गया है। ठीक, कितना है तरंग दैर्घ्य, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको पूछा क्या गया है, आवृत्ति।
तो इससे पहले हमने जो आपको 3 सूत्र बताए थे कि जितना भी ध्वनि का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा वो तीनों सूत्रों में से बनेगा करके, तो उसमें से जो सूत्र था वो एक था क्या आपका, ये एक था आवर्तकाल बराबर 1/, आवृत्ति, समझ में आ गया। और एक और सूत्र क्या था आपका, एक था आपका चाल बराबर तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति, और अगला सूत्र एक जो थर्ड वाला था वो गहराई के लिए था, गहराई बराबर चाल गुणा समय बटा 2, ठीक है। तो भाई उसमें तो किसी में आवृत्ति है नहीं, थर्ड वाले सूत्र में, इन दोनों में ही क्या है, आवृत्ति है आपका, जो हमको निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आवर्तकाल बराबर 1/, आवृत्ति, इससे आपकी आवृत्ति निकलेगी क्या, इससे आपकी आवृत्ति नहीं निकलेगी। क्यों, क्योंकि भाई आवृत्ति निकालने के लिए जो मान यहाँ पे दिया गया है चाल और तरंग दैर्ध्य, उसको हम ये वाली सूत्र में पुट नहीं कर सकते, समझ में आ गया। उसको हम किस सूत्र में पुट करेंगे, ये सेकंड वाले सूत्र में, चाल बराबर तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, एक तो आपकी चाल दी गई है और दूसरी आपकी तरंग दैर्ध्य दी गई है, आवृत्ति हमको पूछा है, तो ये निकालना हमको आसान पड़ेगा। तो चलिए ये करते हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा, आवृत्ति हमको चाहिए तो आवृत्ति को इसी साइड छोड़ देते हैं, तरंग दैर्ध्य को उस साइड पक्षांतर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आवृत्ति बराबर दिया गया है चाल, चाल कितना दिया है 339 मीटर पर सेकेंड, और बटा में क्या आ जाएगा आपका तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य कितना है 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिएगा भाई ये क्या है, इसमें सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में हमको क्वेश्चन नहीं बनाना है, समझ में आ गया। इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, तो 1.5, ये सेंटीमीटर में है, बड़े में बदलना है तो हमको भाग करना पड़ेगा किसका, 100 का। अब ये पॉइंट हटाना है तो 1 0 और ऐड करना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया आपका 5 तिया और 5 दोनी और सुनम सुनम, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3/200, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 3/200 मीटर, ये आपका क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य हो गया, समझ में आ गया। अब इसको हम पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम पलट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 339 और गुणा ये 200 ऊपर आ जाएगा बटा 3, समझ में आ गया। 3 को कटा देते हैं, एक बार में और 3 बार में, तो 13 गुणा 200, तो 113 दूनी कितना हो जाएगा 226, और ये 2 0, समझ में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 22,600, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 22,600, और ये क्या हो गई आपकी आवृत्ति हो गई, यही हमको निकालना था, है कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति को किस में हम डिनोट करते हैं, आवृत्ति को हम हर्ट्ज से डिनोट करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 22,600 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, और ये कौन से ऑप्शन में है, ये है आपका ऑप्शन 22,600 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी में, समझ में आ गया। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया है भाई कि निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी होगी, तरंग दैर्ध्य किसमें सर्वाधिक लंबी होगी बोला गया है, ठीक है। ऑप्शन में कितना दिया गया है, 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज। तो इसको कैसे बनाना है, एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें दिया क्या गया है, दिया गया है आपका आवृत्ति, क्या दिया गया है, आवृत्ति, ठीक है, और निकालना क्या है, तरंग दैर्ध्य निकालना है, समझ में आ गया। तो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति वाली कौन सी सूत्र यूज होने वाली है, ये चाल वाली, फिर से, ठीक है। तो चाल बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति, समझ में आ गया। अब इसमें भाई चाल नहीं दिया गया है कि नहीं, हमको निकालना क्या है, तरंग दैर्ध्य निकालना है, तो तरंग दैर्ध्य को इसी साइड रहने देते हैं, अब आवृत्ति को हम क्या कर देते हैं, इस साइड पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी आवृत्ति, ठीक है। अब भाई देखिए तरंग दैर्ध्य हमको निकालना है और आवृत्ति क्या है, आवृत्ति दिया गया है, और आवृत्ति क्या क्या दी गई है, 100, 200, 300 और 400, चाल नहीं दी गई है। तो हम यहाँ पे चाल को क्या मान सकते हैं, मान लो चाल 1 है, समझ में आ गया, मान लो चाल को हम 1 मान लिए,
तब यहाँ पे संबंध कैसा हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य बराबर 1/आवृत्ति। अब ये वाली कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कैसी कॉन्सेप्ट है आपकी, ये है आपकी व्युत्क्रमानुपाती वाली कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया। व्युत्क्रमानुपाती मतलब जैसे आवृत्ति बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली तरंग दैर्ध्य आपका कम हो जाएगा। समझ में आ गया। और जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी आवृत्ति कम हो जानी है। समझ में आ गया। तो इसको हम कैसे पुट करेंगे, मान लो यहाँ पे एक ऑप्शन उठा के हम रख दिए, आवृत्ति की जगह में कितना रख दिए हम, मान लो 100 हर्ट्ज पहला वाला ऑप्शन रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/100, ये आपका हो जाएगा तरंग दैर्ध्य। समझ में आ गया, 1/100। तो इसका मान जो भी आएगा, जैसे कि हम निकाल देते हैं, ये 0 ठीक है, फिर 1 0 ठीक है, और ये 1 आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा तरंग दैर्ध्य। ठीक है, 0.01 मीटर। समझ में आ गया। अब मान लो हम इसमें 400 वाली ऑप्शन रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/400। तो इसका मान कितना आ जाएगा 0.0 ठीक है, एक और 0। अब ये क्या आ जाएगा भाई, ये 2 और ये 5 ठीक है, ये इसका मान ये आ जाएगा। तो तरंग दैर्ध्य अगर पहले ऑप्शन को रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0.01, और लास्ट वाले ऑप्शन को रखने से 0.0025 ठीक है। तो इसी तरह अगर हम चारों ऑप्शन रखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, जो पहला ऑप्शन है जिसमें 100 हर्ट्ज दी गई है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे बड़ी आ जाएगी। और जैसे ही हम 100 के बाद 200, 300, 400 में जाते जाएंगे, ये पॉइंट के बाद जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी और मान हमको कम मिलेगा, है कि नहीं। तो इसमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसमें आपकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी होगी। तो भाई सीधा सीधा हमको समझ में आ गया होगा कि तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक जो 100 हर्ट्ज है ना, उसी वाली में होगी। और बाकी जैसे ही हम 200 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज इसके मान को इसमें रखते जाएंगे, ये क्या हो जाएगी, मान छोटी होती जाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए 100 हर्ट्ज। समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जो ठीक से दिमाग में आपके समझ में नहीं आएगा, तो उसको आप शांति से समझिएगा कि जो इसमें पूछा रहेगा और जो वैल्यू इसमें दिया रहेगा उसके हिसाब से इसमें संबंध स्थापित करके हमको बनाना है। और कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऑप्शन को भी देखना है ध्यान से कि कौन सा ऑप्शन इसमें पुट हो रहा है और मान कैसे इसका निकल के आ रहा है। समझ में आ गया। अब अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।